नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको देश के सबसे खूंखार हत्यारे विकास दुबे की वाइफ ऋचा दुबे की बात सुनवाना चाहता हूं। 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला विकास दुबे, आप जानते हैं कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी को लेकर बहुत तरह की खबरें थी। उसकी संपत्ति को लेकर, विकास के रिश्तों को लेकर, अपराधों में विकास की पत्नी की भूमिका को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। ऋचा दुबे के बारे में यह दावा किया गया कि वही विकास का रिमोट कंट्रोल है। वो रहती लखनऊ में थी, लेकिन कानपुर में विकास के घर के लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए आउटपुट अपने फोन पर लेकर उस पर नजर रखती थी। यह भी कहा गया कि हत्या, डकैती और वसूली से कमाई की गई जो विकास की दौलत थी, उसका हिसाब किताब ऋचा दुबे के पास ही था। सवाल बहुत से रहे थे, चर्चा बहुत सारी थी, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पति की मौत के बाद दोनों बच्चों के साथ ऋचा दुबे कुछ दिन तो गायब हो गई थी और उसके बाद अपने घर में खामोशी से रह रही थी। आज पहली बार ऋचा बोली है, खुलकर बोली है। आंखों में आंसू थे, लेकिन बात बड़ी बेबाकी से की, हिम्मत के साथ की। ऋचा दुबे ने हमारे संवाददाता के सारे सवालों के जवाब दिए। जो राज विकास दुबे के मरने के बाद दफन हो गए थे, आज ऋचा दुबे ने उन राजों का पर्दाफाश किया। हमारे संवाददाता विशाल ने ऋचा दुबे से बात की। ऋचा के जवाब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक घरेलू महिला अगर किसी अपराधी की पत्नी हो तो उसे क्या क्या झेलना पड़ सकता है, उसके बच्चों को क्या सहना पड़ सकता है। पहले कहा गया था कि ऋचा दुबे का विकास पर पूरा कंट्रोल था, लेकिन ऋचा ने बिल्कुल उल्टी बात बताई। उसने कहा कि विकास उसे मारता था, पीटता था और वो उससे अलग रहती थी, एक छोटे घर में रहती थी, लेकिन वो किसी कीमत पर अपने बच्चों को विकास जैसा अपराधी नहीं बनाना चाहती थी। वो बच्चों को क्राइम की दुनिया से दूर रखना चाहती थी, इसलिए अलग रहकर बच्चों को पालती रही। ऋचा ने बताया कि वो उन पुलिस वालों के परिवार से माफी मांगती है जिनकी हत्या विकास ने की। और सबसे बड़ी बात इस इंटरव्यू के दौरान ऋचा दुबे ने कही, अगर वो उस रात विकास के साथ होती तो खुद विकास को गोली मार देती, खुद विधवा हो जाती, लेकिन 8 पुलिस वालों के परिवारों को ऐसा दंश न सहने देती। एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या फीलिंग है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जो वो निर्णय लेंगे मैं उसके साथ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो आयोग का गठन किया है, आपको लगता है कि उसमें सच सामने आएगा? आपको लगता है क्या एनकाउंटर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि फेक है, गलत है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो बस यही कहना है कि जो भी है वो जो न्यायपालिका देगी उसको मेरे लिए सर्वप्रिय होगा। मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि जब एनकाउंटर हुआ, जब उससे पहले जब मुठभेड़ हुई बिकरू गांव में, तो आपको इसकी जानकारी थी, आपके पास जानकारी थी, सीसीटीवी वहां पर लगे हुए थे, सीसीटीवी से सारी चीजों को आप यहां से देख रही थी, ये सब चीजों में सच्चाई है क्या? सर, अब मैं आपके सामने हूँ और मैं सब सच्चाइयाँ बताऊंगी कि ये सब सारी न्यूज़ फेक थी, ऐसा कुछ नहीं था। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हार्डली मुझे लगता है 4 से 6 महीने हुए, बहुत ज़्यादा 6 से 7 महीने भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं मैं बता सकती। और घर में जब कैमरे लगे थे तो हमारे घर की हर औरत के पास उसके फुटेज थे कि सब लोग भाई, क्योंकि एक ये नया अनुभव था कि हमारे घर में कैमरे लगे हुए, और हार्डली कोई ऐसा नहीं था कि कोई देखता हो या बताता हो कि विकास पुलिस आ रही। ये सब सारी न्यूज़ फेक है, इसका कोई भी इस प्रकरण से कोई भी लेना देना नहीं, ये गलत है। जिस दिन वहां पे मुठभेड़ हुई, विकास दुबे मौके से भागा, कहा गया उसने आपको फोन किया, आप भी बच्चों के साथ चली गई। उस दौरान क्या बातचीत हुई और विकास ने क्या बताया इस एनकाउंटर के बारे में? क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता है कि पुलिस अगर कहीं भी छापा मारने जाती है तो आरोपी या अपराधी जो भी मौके पर होता है वो भाग जाता है। विकास ने मौके पर गोलियां क्यों चलाई, क्यों पुलिसकर्मियों की हत्या की? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या मुझे कुछ उन्होंने बता के किया होता तो हो सकता हो सर ये प्रकरण ना होता। यदि मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले
इस चीज़ को रोकने की कोशिश करती, क्योंकि इसमें कितनों का नुकसान हुआ है ये मैं महसूस कर सकती हूँ। यदि उस वक्त मैं होती, उस वक्त जिस वक्त ये दुनिया भर के कृत्य हो रहे थे, तो मैं ये सोचती कि मैं अपने को इस हालात में पहुंचा देती, पर मैं 17 और 10 के साथ ये अनहोनी ना होने देती। विकास दुबे के साथ, चूंकि आपके वो पति थे, आपके पर्सनल इंटर रिलेशन किस टाइप के थे? कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा उनके साथ वक्त नहीं बिताती थीं, या कुछ इस तरीके की बातें थीं क्या? ऐसा था कि वहाँ का माहौल मेरे को पसंद नहीं था, और मेरा एक लक्ष्य था। एक हमारे गुरुजी थे, आपको मैं डिस्कस करती हूँ पूरा एकदम तरीके से, कि हमारे एक गुरुजी थे और मैं पूजा बहुत करती हूँ। मैं हर महीने मतलब 20-25 साल से, जब से मेरी शादी 23 साल से, तब से मैं सत्यनारायण की कथा कंटिन्यू करती चली आ रही हूँ। तो मेरे पंडित जी थे, तो मुझको ऐसा फील हुआ कि विकास के बच्चे कहीं विकास की तरह ना हो जाएं। हर माँ को, एक हिंदुस्तान की नारी को इस चीज़ का बहुत बड़ा डर होता है सर। तो मैंने उनसे ये पूछा, तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, जब हम पेड़ लगाते हैं ज़मीन पर, तो पेड़ हमेशा डायरेक्टली नहीं बढ़ता, आप उसकी जो बगल की शाखाएं उसको छांटते रहेंगे, काटते रहेंगे, तो वो एक जैसा आप चाहेंगी वैसा होगा। तो मैंने उस चीज को अपने माइंड में, दिल में, मतलब एक बात समझिए कि पूरे जहन में बसा लिया कि अब मेरी लाइफ का एक मोटिव है कि मुझे बच्चे, जैसे आदमी कह देता है, बहुत मैंने फिल्मों में सुना, जगह जगह सुना कि बदमाश की औलाद तो बदमाशी होती है, चोर की औलाद चोर ही होती है। तो मैं वो नहीं चाहती थी, मैं इसको बिल्कुल अलग ट्रैक पे ले जाना चाहती थी, और इसको मैंने किया। 50% मैंने कर लिया है। मेरा बड़ा बेटा आज मेडिकल स्टूडेंट है, उसने 3 साल का मेडिकल स्टूडेंट करके आया है मॉस्को से। अब ये लॉकडाउन, ये कोविड के चक्कर में वो अभी नहीं जा पाया, जैसे खुलेगा फिर वो जाएगा। और छोटा बेटा मेरा 91.4% से हाई स्कूल पास हुआ है, जो कि वो IAS अधिकारी बनना चाहता है। बस मेरा विकास के साथ रहने का सिर्फ यही था कि जब जहां हम रहते हैं वहां का जो माहौल होता है वो हमारे नेचर में आ जाता है, बच्चे बिगड़ सकते हैं, इसके कारण मैंने विकास का साथ छोड़ा। तो ये माना जाए कि मतलब जो विकास की दबंगई थी, या विकास का जो आसपास का माहौल था, बिकरू गांव का जो माहौल था, वो आप नहीं पसंद करती थी? ये वजह, ज्यादातर आप लखनऊ में रहती थी? हाँ, मेरा पहले जब मैं 3 साल विकास के साथ रही हूँ वहाँ गांव में, बिकरू गांव में। और जब मेरा बड़ा बेटा 3 साल का हो गया, फिर मैं अपनी मॉम के साथ शास्त्री नगर के मकान में रहती थी, कानपुर में रही। फिर उसके बाद अब ये हो गया कि कब तक माँ बाप मेरे को रख सकते हैं, तो मैंने एक डिसीजन लिया, विकास से भी ये बात करी कि बच्चों को। और फिर एक प्रॉब्लम ये था कि विकरू और शास्त्री नगर का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, बच्चे रोज आते थे जाते थे, वो माहौल नहीं मैं दे पा रही थी। तो मैं डरी, हर महिला डरती है, मैं डरी, और मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं लखनऊ में रहूँगी। फिर मैं यहाँ आके 2008 को शिफ्ट हो गई। कभी आपने विकास को समझाने की कोशिश की कि इस रास्ते पे जिस पे तुम चल रहे हो, इसका रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है, उनका करियर बनाना है? जैसे आपने बताया कि छोटा बेटा IAS बनना चाहता है, बड़ा बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, तो कभी आपने मोटिवेट किया? तो विकास का इस पे क्या रिएक्शन होता था? विकास के मैं उनको समझाना चाहती थी सर, तो वो एक अलग दिमाग के आदमी थे। ये चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख के काबिल बने, ऐसा नहीं था। वो ना चाहते तो आज मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि पैसे तो उन्हीं के लगते थे, मैं कमाती तो थोड़ी ना थी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ प्रॉपर। देते सब थे, पर मेरे समझाने पे वो कभी मानते नहीं थे। यदि मैंने ज्यादा समझा दिया तो इसका मुझे खामियाजा भी भोगना पड़ता था। मेरे साथ काफी टॉर्चर भी होते थे, मारपीट, और कोई मेरा घर में साथ भी नहीं देता था कि मुझे बचा ले या अदर कुछ। तो फिर मैं भी शांत हो गई। विकास को पति के तौर पे आप किस तरीके से देखती थी? पति के तौर पे जो जिम्मेदारियां उनकी अपने बच्चों के लिए थी, आपके लिए थी, क्या वो पूरी करते थे? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, करोड़ों की संपत्ति दुबई में थी, दुबई में फ्लैट्स थे, देश के अन्य राज्यों में फ्लैट्स थे, कानपुर में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। तो ये प्रॉपर्टी का पूरा मामला क्या है, वो बताइए। ये सब बिल्कुल फेक न्यूज़ है। आप ये खुद समझिए कि जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, उसकी बीवी 1600 स्क्वायर फीट के मकान में लखनऊ के शहर में रहेगी। यदि मैं फिर तो मैं टाटा बिरला ही मुझे समझिए आप। यदि 500 करोड़ है मेरे पास, तो मैं इंडिया में तो ना रहती। ये बिल्कुल झूठ है। हाँ, एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एक विकास बहुत अच्छे पिता थे। वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते थे और अच्छा बनाना भी चाहते थे, पर वो उस दुनिया से निकलना भी नहीं बाहर चाहते थे जिस दुनिया में विलुप्त हो चुके थे। उनको समझाना, मेरा कहना उनको समझ ही में नहीं आता था। पर हाँ, वो एक अच्छे पिता भी थे, एक अच्छे पति भी थे।
पुलिसकर्मियों की जिनकी शहादत हुई, जिनकी मौत हुई, उनके परिवार के लिए आप कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है इस छोटी सी अजीबोगरीब लड़ाई में? हाँ, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ और मैं हर उस औरत से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि जो मेरे पति ने गलत कृत्य किया, उस वक्त उन्हें नहीं करना चाहिए था। यदि मैं होती तो मैं अपने आप को विधवा कर लेती। मेरी एक विधवा होने से यदि 10 औरतों का सुहाग बसता तो मैं उसको ज़रूर रोकती, उस कृत्य को। और मैं हर औरत से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि विकास के इस कृत्य पे हमको, हमारे बच्चों को क्षमा किया जाए। और मैं ये नहीं चाहती थी कि किसी की फैमिली बर्बाद हो। जैसे मेरी गांव के लोग भी क्या विकास को सहयोग करते थे? कोई जिस तरीके से मौके पे गोलियां चली, ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ विकास दुबे के, यानी कि आपके घर से ही गोलियां चल रही थी? गोलियां अगल बगल से भी चल रही थी, यानी कि अगल बगल के जो लड़के थे, अमर दुबे या प्रभात मिश्रा या बाकी लड़के, ये सभी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे थे और अलग अलग छतों से फायरिंग कर रहे थे। आपको क्या जानकारी मिली? देखिए, मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी, पर हाँ मैं ये जरूर कहूंगी, उस गांव में ऐसा कोई बंदा नहीं था। मैं नेशनल टीवी के आगे पूछ रही हूँ, मैं हर उस इंसान से पूछना चाहती हूँ। आज सब बता रहे हैं विकास गलत था, खराब था, गंदा था। मैं सब चीजों पे मानती हूँ कि सच है कि वो गलत था, गंदा। ऐसा कोई भी उस रात में बंदा नहीं था कि जो विकास को एक बार मना करता। और सबने मिलकर गोलियां क्यों चलाई, ये पहले बताइए। एक इंसान भी खड़ा होता, कहता विकास मैं गोली नहीं चलाऊंगा, सब मना कर देते एक तरफ से, तो विकास क्यों गोली चलाता? मुझे ये पहले बताइए। कितनी गोली अकेले चला लेता? इतनी पुलिस वालों पे अकेले गोली विकास नहीं चला सकता था। ये सबके कृत्य गलत थे। उन्होंने गलत कहा, सबने मान लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? जो सबके साथ एनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से पुलिस ने सबका, ज्यादातर लोगों का एनकाउंटर किया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जिसके जिसके मरे हैं, जिसके जिसके खत्म हुए हैं, ये तो एक दुख है, एक भयावह दुख है। उसके लिए मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बस मुझे इस बात का दुख है कि कोई उस गांव में एक ऐसा बंदा नहीं था जो विकास के इस गलत कृत्य पे उंगली उठा सकता। बस इस बात का मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। मुझे ये बताइए कि जय वाजपेयी को लेकर तमाम तरीके की बातें आ रही हैं कि उसका पार्टनर था, पहले वो पान की दुकान में बैठता था, 4,000 रुपये उसकी सैलरी होती थी, विकास का जितना काला पैसा होता था वो सब जय वाइट करता था। जय के साथ संबंधों के बारे में बताइए हम लोगों को। देखिए, मुझे जय वाजपेयी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि जय वाजपेयी से मेरी एक मुलाकात हुई थी जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी। ठीक है, तब वो आया था। मैं उसको बाई फेस भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ। अब पति का क्या किससे कुछ चल रहा है, हर पति अपनी बीवी से डिस्कस नहीं करता है, इसलिए मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं पता। पैसों का लेन देन होते थे जय वाजपेयी से? अब मुझे खुद भी मीडिया द्वारा पता चला है। जब ऐसा कुछ होगा, मुझे विकास की डायरी मिलेगी तो मैं पढ़ूंगी, तो मैं जरूर खुद भी पैसे लेने जाऊंगी उससे, ऐसा कुछ है तो। आमतौर पर एक अपराधी की, एक गैंगस्टर की जिंदगी के बारे में कम ही इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन विशाल प्रताप सिंह ने ऋचा दुबे से बात की। उन्होंने बहुत सारे राज खोले और ऋचा दुबे की बातें सुनकर यह लगता है कि विकास दुबे ने अपराध से पैसा तो कमाया, खुद आराम की जिंदगी गुजारी, लेकिन पत्नी और बच्चों को उतना ही पैसा दिया जितने में वो अपनी गुजर बसर कर सके। हालांकि ऋचा की बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई। वो खुद चुनाव लड़ी, ब्लॉक प्रमुख बनी, विकास का खौफ उसकी जीत की वजह बना और बार बार यह भी कहा गया कि विकास को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था, राजनीतिक संरक्षण था, इसलिए उसका हौसला और बढ़ता गया, उसकी क्रूरता बढ़ती गई, उसका खौफ बढ़ता गया, उसके अपराध बढ़ते गए और एक दिन उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने 8 पुलिस वालों को घेर कर मार डाला। ऋचा दुबे से विशाल प्रताप सिंह ने विकास की राजनीति के रिश्तों के बारे में पूछा, तो ऋचा ने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो संरक्षण मिल रहा था विकास को, राजनीतिक संरक्षण खासतौर पे, या पुलिस के लोगों का जो लाभ मिल रहा था, उसने विकास को एक बड़ा अपराधी, दुर्दांत अपराधी बनाने में बड़ा सहयोग किया? इस पूरे गड़बड़ झाला के बारे में आप क्या कहेंगी? मैं किसको कहूँ, किसने बना दिया, किसने क्या कर दिया? मैं तो कहती हूँ कि उसका लक था। अभी तक वो अपने लक से चल रहा था। आज उसका लक खराब हो गया तो दुनिया में नहीं है। अपने बच्चे और अपने परिवार को बीच मझधार में छोड़ के चला गया। जबकि आज के टाइम पे सर, मैं रो नहीं सकती, किसी से बता नहीं सकती कि हम लोगों को कितनी ज़रूरत थी उसकी, कि हम लोगों के पास ऐसा कुछ वो छोड़ के नहीं गया है। जैसे लोगों ने कहा है कि 500 करोड़ की प्रॉपर्टी होती तो आज मैं इतने छोटे मकान में और बच्चों के साथ समटी पड़ी हूँ और कुछ भी नहीं है हमारे पास।
समय काट रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस महीने का खर्चा चलेगा तो अगले महीने का कैसे खर्चा आएगा। एलडीए ने आपके मकान में नोटिस चस्पा किया है, आप एलडीए जा रही हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण, मकान के नक्शे के बारे में बता रही हैं, वहां से आपको क्या जानकारी मिली है? जी, मुझे जानकारी मिली कि मेरा नक्शा कुछ गड़बड़ है। इसमें भी हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो बिल्डर से मकान लिया था, मगर अब हमने मकान लिया है सर, कैसे भी होगा। मैं प्रार्थना करके हाथ जोड़ के जो भी मैडम होंगी या सर होंगे सबसे कहूंगी कि मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मुझे भी बाहर निकलने और कुछ कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। समाज के लोगों से जब आप पहले मिलती थीं, समाज के लोगों से जब आप अब मिलती हैं, समाज के लोगों का जो दृष्टिकोण आपके प्रति बदला है उसके बारे में बताएंगे कुछ? देखिए, समाज का दृष्टिकोण, मैं तो चाहूंगी समाज मेरे साथ है और मैं समाज के साथ हूं। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, ठीक है, और मैं चाहूंगी कि समाज मेरी मदद करे। और समाज को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, मुझसे आके पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बात का आंसर नहीं दूंगी। मैं तो सदैव हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मैं समाज के साथ ही रहना चाहती हूँ। पराली के दौरान विकास ने आपको क्या कॉल किया था? किसी भी तरीके का कॉल, किसी भी तरीके की बातचीत, कहाँ से मदद चाह रहा था, कौन मदद कर रहा था, कोई जानकारी आपको मिल पाई है? क्योंकि गुड्डन तिवारी और बाकी लोगों के भी नाम ले रहा था वो कि इनसे बात करा दो, उनसे बात करा दो, मैं यहाँ सरेंडर कर दूं। क्या मन में कोई डर था? किसी तरह की जानकारी आपको मिली हो किसी से? नहीं, विकास से मेरी बस उसी नाइट को बात हुई थी जिस नाइट में ये कृत्य हुआ था। वो भी मुझको एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि ये क्या हुआ। मुझे बताया गया कि गाँव में गोलियां चल रही हैं, तुम बच्चों को लेके हट जाओ। और ये फोन किसने किया था? ये विकास ने ही रात 2 बजे फोन करा था। और जैसे मैंने ये सुना, मैं इतना ज्यादा डर गई और मेरी विकास से काफी मुहाचाई भी हुई। मैंने उनको कुछ गलत शब्दों का प्रयोग भी किया कि तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने मुझे काफी अब्यूज लैंग्वेजों का भी, गाली गलौज भी मेरे साथ करी। उसके बाद मैंने गुस्से में फोन पटक दिया। और उस बीच का जो भी, मैं इतना डर चुकी थी कि मैं घर से अपने बच्चों को लेके ऐसे ही 7 दिन मैं एक टूटे कॉम्प्लेक्स जो बिल्डिंग होती है उसकी छत में मैंने और मेरे बच्चों ने टाइम काटा। लखनऊ में या बाहर कहीं? नहीं, सिर्फ लखनऊ के अंदर, क्योंकि ना ही मेरा मैका है, ना मेरे माँ है, ना मेरे बाप है, और ससुराल वालों से भी मुझे कोई खासा सपोर्ट नहीं था। चलिए, आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए कि विकास से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? कहा जाता है कि आपके भाई के साथ भी विकास का संपर्क था, उसके बाद विकास से शादी हुई आपकी। हाँ, ये सच है कि विकास के बहुत अच्छे दोस्त थे राजू। हमारे पार्क में खेलने आते थे, वहाँ सेंटर पार्क है शास्त्री नगर में, और उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। घर आना जाना हो गया, व्यवहार हो गया। फिर हम लोगों का थोड़ा आपस में काफ़ी इंट्रो हुआ। फिर हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग आगे लाइफ अपनी चला सकते हैं, तो हमने कोर्ट मैरिज शादी करी थी। उसके बाद किसी भी तरीके का विवाद की शुरुआत जो हुई वो बाद में हुई? हाँ, मैं जब वहाँ रहने लगी, मुझको कुछ दिनों बाद, देखिए मैं एक हाउसवाइफ थी, घर के अंदर रहती थी, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे कुछ पता नहीं चलता था। मगर जब मैं वहाँ साल भर रही, वहाँ के कृत्य देखे मैंने, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मेरे बच्चे हुए तो मैंने सोचा कि ये माहौल मेरे बच्चों के लिए डिजर्विंग नहीं है, इसलिए मैंने अपने आप को अलग कर लिया। बिल्कुल, आखिरी सवाल, हमारे माध्यम से आप उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहेंगी? मैं उनसे क्या कहूँ, बस माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने पति की कृत्य को लेके कि मुझको और मेरे परिवार को। हम सोच सकते हैं कि जिस विकास दुबे की दरिंदगी से उसका पूरा गांव खौफ था, जिस विकास दुबे की हैवानियत से कानपुर शहर में दहशत रहती थी, जिस विकास दुबे के क्राइम फाइल खोलने से पुलिस डरती थी, पूरा थाना जिस अपराधी का मुखबिर बन गया था, उस अपराधी से अपने घर में रहने वाली महिला कितनी डरती होगी। वो अब तक क्यों खामोश रही, ये बात समझ में आती है। ऋचा विकास दुबे की पत्नी थी, उसके बच्चों की मां थी, उसने विकास से लव मैरिज की थी, ये सब सही है, लेकिन फिर भी वो आज कह रही है कि अगर उस रात वो विकास के साथ होती तो खुद अपने पति को गोली मार देती, वो खुद विधवा हो जाती, 8 पुलिस वालों की पत्नियों को विधवा न होने देती। ये बड़ी बात है। ऋचा दुबे ने कहा कि वो अपराधी की पत्नी है लेकिन अपराधी नहीं है। उसके पति ने गुनाह किए हैं, उसके पति ने क्रूरता की हदें पार कर दी, उसके पति ने पुलिस वालों को मारा, ये सब सच है, लेकिन पति के अपराधों की सजा उसे या उसके बच्चों को न दी जाए। ये ठीक बात है कि ऋचा दुबे ने कैमरे के सामने आकर अपनी बात कही, जो कहना चाहती थी वो कहा। और
विशाल ने उनसे सारे सवाल पूछे, हर तरह की बातें, हर तरह के राज खुलवाए और ये पूरी बात हमने आपको सुनवाई। अब समाज ऋचा दुबे की बातों पर कितना यकीन करेगा, इसका फैसला तो आप लोगों को करना है। जहां तक कानूनी मामलों का सवाल है, पुलिस जांच कर रही है। विकास के ज्यादातर साथी मारे गए हैं, कुछ पकड़े गए हैं, एक एक करके कई राज सामने आ रहे हैं। अब ऋचा के दावों को भी पुलिस देखेगी, उनकी जांच करेगी और उम्मीद तो करनी चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक विकास का सवाल है, एक बात साफ है, अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी खूंखार हो, कितना भी बर्बर हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, एक दिन सबका अंत होता है। हर अपराधी को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलती है। विकास समाज के लिए खतरा था, वो समाज का दुश्मन था, वो ऐसा नासूर था जो पूरे समाज को गंदगी में डाल सकता था। सिस्टम के लिए वो एक वायरस था। विकास जैसे अपराधी को उसके अपराध की सजा मिली, उसका अंत हो गया। लेकिन समाज में बुराइयां तो चलती हैं, खतरे तो आते रहते हैं। एक खतरनाक वायरस है कोरोना वायरस। कोरोना से इन्फेक्शन से देश भर में हालात काफी खराब हैं। खासतौर पर बिहार में बहुत बुरी हालत है। बिहार में हालत क्या है, इसकी हैरान करने वाली तस्वीरें आपको दिखाऊंगा 20 सेकंड के स्पॉन्सर मैसेज के।